तो चलिए आज डेटा साइंस की दुनिया की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प शोध है, डेटा साइंस, अर्थ, महत्व और भविष्य। तो इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, और कोशिश रहेगी कि आसान शब्दों में समझें कि आखिर ये डेटा साइंस है क्या चीज़, आजकल इतनी बातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में, और हाँ, आगे क्या होने वाला है इसमें। हाँ, क्योंकि हम सब महसूस तो करते ही हैं इसे। जैसे अमेजन या नेटफ्लिक्स हमें चीज़ें सजेस्ट करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं डेटा साइंस ही है ना? स्रोत भी यही कहता है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब कई सारे विषय इसमें मिल जाते हैं। सही कहा, ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब हर तरह के डेटा से ज्ञान और इंसाइट्स निकालने का एक तरीका है। इसमें वैज्ञानिक मेथड्स लगते हैं, एल्गोरिदम्स, सिस्टम्स। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? देखिए, इसमें आंकड़े यानी स्टैटिस्टिक्स है, गणित है, कंप्यूटर विज्ञान है, और हाँ, जिस फील्ड का डेटा है उसका ज्ञान, जिसे डोमेन नॉलेज कहते हैं, वो भी जरूरी है। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब स्टेप्स क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो पहले डेटा इकट्ठा करना, फिर उसे साफ करना, ये बहुत जरूरी स्टेप है, जिसे डेटा रैंगलिंग भी कहते हैं। असली दुनिया का डेटा अक्सर यूं समझिए बिखरा हुआ होता है। हाँ, वो तो होता ही है। फिर उस साफ डेटा का विश्लेषण करना, पैटर्न्स ढूंढना, उन्हें ग्राफ वगैरह में दिखाना ताकि समझना आसान हो, और फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आगे क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना। और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है शायद, इसका असली महत्व। ये सिर्फ नंबर्स का खेल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बात है बेहतर फैसले लेना। स्रोत साफ कहता है कि कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं डेटा ड्रिवन निर्णय लेने के लिए। अंदाजे से नहीं। हाँ, अंदाजे से नहीं, भविष्य के ट्रेंड्स का पता लगाने के लिए, जैसे कि सेल्स बढ़ेंगी या घटेंगी, ग्राहक क्या चाहते हैं। आजकल जो हम चैटबॉट वगैरह देखते हैं या दूसरी एआई एप्लीकेशंस, वो सब इसी की देन है। तो ये कंपनियों को एक तरह से कंपेटिटिव एज देता है। हाँ बिल्कुल, दूसरों से आगे निकलने में मदद करता है। नेटफ्लिक्स वाला उदाहरण आपने दिया था, वो बहुत अच्छा है। हाँ, स्रोत में भी था कि वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या देखना है, बल्कि वो ये भी तय करते हैं कि आगे कौन सी सीरीज बनानी है। वो देखते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या दोबारा देख रहे हैं। इस सारे डेटा से उन्हें पता चलता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, ये कंटेंट स्ट्रैटेजी है। कमाल है। अच्छा, ये सब करने के लिए किन टूल्स की जरूरत पड़ती है? स्रोत में कुछ नाम थे। जी, काफी सारे टूल्स हैं। प्रोग्रामिंग में आजकल पाइथन सबसे ज्यादा चलता है। उसकी लाइब्रेरीज हैं, पैंडाज, नुम्पाई, डेटा एनालिसिस के लिए जबरदस्त है। और आर भी है शायद। हाँ, आर भी काफी पॉपुलर है, खासकर एकेडमिक्स में। फिर डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल, वो तो बहुत जरूरी है। और डेटा को दिखाने के लिए, मतलब समझने लायक बनाने के लिए? बिल्कुल, उसके लिए विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, जैसे टैब्ल्यू और पावर बीआई। ये डेटा को कहानी की तरह बताते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए। और अगर डेटा बहुत ज्यादा हो तो बिग डेटा जिसे कहते हैं। हाँ, तो उसके लिए हडूप और स्पार्क जैसे फ्रेमवर्क्स हैं, और मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज, बहुत कुछ है। तो इतने सारे टूल्स हैं, तो स्किल्स भी काफी चाहिए होंगे। किस तरह का हुनर चाहिए होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स की समझ तो बेसिक है, वो तो चाहिए ही। फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स, पाइथन या आर में। डेटा क्लीनिंग, जिसे डेटा रैंगलिंग कहा, वो स्किल बहुत अहम है, क्योंकि डेटा हमेशा साफ नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता असल में। फिर मशीन लर्निंग की बेसिक समझ होनी चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन यानी डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात समझाना। हाँ, वो शायद सबसे ज़रूरी है। आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लें, अगर आप उसे आसानी से किसी नॉन टेक्निकल इंसान को, जैसे बिजनेस हेड को, नहीं समझा सकते, तो फिर फायदा क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो अगर किसी के पास ये सब स्किल्स हैं, तो करियर के मौके कैसे हैं? स्रोत तो कह रहा था कि ये आजकल सबसे हॉट फील्ड्स में से है। बिल्कुल है, जॉब रोल्स बहुत हैं। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बीआई एनालिस्ट। इंडस्ट्रीज जैसे ई कॉमर्स, बैंकिंग, हेल्थ केयर, सब जगह इनकी जरूरत है। और भारत में क्या स्थिति है, सैलरी वगैरह? भारत में भी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्रोत के मुताबिक अनुभव के हिसाब से सैलरी 6 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख सालाना या उससे भी कहीं ज्यादा जा सकती है। पोटेंशियल बहुत है। लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां या सीमाएं होंगी। हाँ, जरूर है। एक तो है डेटा प्राइवेसी।
लोगों के डेटा को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना एक बड़ा चैलेंज है और नैतिक जिम्मेदारी भी। दूसरी बात, डेटा की क्वालिटी। अगर डेटा ही खराब है तो नतीजे भी खराब ही आएंगे। वो कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सही कहा। इसे सेटअप करना महंगा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए। और एक और बात थी, स्रोत में बायस यानी पूर्वाग्रह की। हाँ, वो बहुत अहम मुद्दा है। अगर ट्रेनिंग डेटा में ही किसी तरह का बायस है, मान लीजिए किसी खास ग्रुप को लेकर, तो मॉडल भी वही सीख लेगा। फिर वो पक्षपाती नतीजे देगा, जिससे गलत फैसले हो सकते हैं, अन्याय हो सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है। तो भविष्य कैसा लग रहा है डेटा साइंस का? स्रोत ने कुछ ट्रेंड्स बताए थे। भविष्य तो बहुत तेजी से बदल रहा है। एक चीज है ऑटोमेशन, मतलब ऑटो एमएल। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की प्रक्रिया खुद ब खुद होने लगेगी। अच्छा। दूसरा है एज कंप्यूटिंग, मतलब डेटा को क्लाउड में भेजने के बजाय डिवाइस पर ही प्रोसेस करना, रियल टाइम में। इससे फैसले और तेज होंगे। और एआई पे भरोसे की बात भी थी, एक्सप्लेनेबल एआई। हाँ, XAI यानी एक्सप्लेनेबल एआई। ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो ये बता सकें कि वो किसी नतीजे पर क्यों पहुंचे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा। और सबसे ऊपर एथिकल एआई, मतलब नैतिकता का ध्यान रखना, निष्पक्षता, प्राइवेसी, ये सब बहुत जरूरी हो जाएगा। तो कुल मिला के डेटा साइंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को बदल रहा है। और ये सफर अभी जारी है। बिल्कुल। और एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे डेटा का ये सागर बढ़ता जा रहा है हर पल, और एआई भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है, तो इस डेटा को सही मायने में समझने की, उसकी व्याख्या करने की हमारी क्षमता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और हम ये कैसे पक्का करेंगे कि इस ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से हो, निष्पक्ष रूप से